सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वैदिक एज के बारे में। पिछली दो वीडियो में हमने बात करा था आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, और इसकी पहले वीडियो में हमने बात करी थी स्टोन एज के बारे में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वैदिक एज के बारे में। वैदिक एज को हम दो पीरियड में डिवाइड करते हैं। एक तो आपका होता है अर्ली वैदिक एज और दूसरा होता है लेटर वैदिक एज। जो अर्ली वैदिक एज है उसका टाइम पीरियड आपका 1500 से लेकर 100 BC कंसीडर किया जाता है, और जो लेटर वैदिक एज है उसका टाइम पीरियड आपका 1000 से लेकर 600 BC कंसीडर किया जाता है। सो बिफोर मूविंग टू द वैदिक एज हमको ये पहले समझना चाहिए कि वैदिक स्टार्ट कहाँ से हुआ। ये फर्स्ट कंसिडर किया जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिक्लाइन के बाद जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वहाँ पर आर्यंस का अराइवल्स हुआ। अब ये जो आर्यन है इन्हें हम इंडो आर्यंस के नाम से जानते हैं। एक तरह का एक लिंग्विस्टिक ग्रुप था जो कि स्पोक करता था इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, जो कि एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज को बोलता था। ठीक है, तो इनको ये कंसिडर किया जाता है कि ये जो इंडो आर्यंस लोग थे वो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जब डिक्लाइन पर था तब वहाँ पर ये रहने को आए। जो जो लैंग्वेज है, जो अगर हम बात करें तो आर्यंस की लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज इसकी कंसिडर की जाती है संस्कृत। क्या कंसिडर की जाती है? संस्कृत इसकी एक लैंग्वेज कंसिडर की जाती है। इसमें हमने चीज़ याद रखना है कि बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक ने एक बुक कंपाइल करी थी जिस बुक का नाम है द आर्केटिक होम इन द वेदास। द आर्केटिक होम इन द वेदास एक बुक है जो कंपाइल करी थी आपकी बाल गंगाधर तिलक ने। उनमें इन्होंने कहा था कि ऑल इंडियंस वर आर्यन, कि सारे के सारे इंडियंस क्या हैं? आर्यंस हैं। तो ये लाइन जो थी बाल गंगाधर तिलक ने बोली थी अपनी बुक में आर्केटिक होम इन द वेदास। ठीक है, तो जो हमको पता है कि जो इंडो आर्यंस थे, इंडो यूरोपियंस, तो इनकी लैंग्वेज जो हुआ करती थी वो संस्कृत लैंग्वेज हुआ करती थी। जो हम ये कहते हैं कि जो ऑथर्स ऑफ द वैदिक हाइम्स वर भी आर्यंस, तो आर्यंस को ही हम जितने भी सारे हमारे वेदों के हाइम्स में के ऑथर कंसिडर किया जाता है। ठीक, तो अर्ली वैदिक आर्यंस की बात करें तो ये जो सप्त सिंधु के किनारे रहा करते थे। सप्त सिंधु एक ग्रुप है 7 रिवर्स का, जिसमें आपकी सिंधु, जिसको अभी करंट में इंडस रिवर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इज पुरुषनी, जिसको रावी नदी के नाम से जाना जाता है। अब जो है ये आपके ईस्ट साइड के नाम है, ये इनके एशियन नेम है। मतलब कि झेलम का जो एशियन नेम की बात करें तो वितासा हो गई, ब्यास का एशियन नेम बिपासा, चेनाब का एशियन नेम अस्किनी हो गया, और सतलुज का एशियन नेम सुतुधरी हो गया। इसके बाद एक सरस्वती नदी होती है। तो इन 7 नदियों को, जिसको हम सप्त सिंधु के नाम से जानते हैं, इनके किनारे ये आपका आर्यंस का रहना स्टार्ट करा। इन किनारे आर्यंस ने क्या कहा था? रहना स्टार्ट करा। ये आर्यन ही हम कहते हैं कि वेदों के असली कंपाइलेशन के भी पीछे हम आर्यंस का ही हाथ मानते हैं। ठीक है, तो हम वेद स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने बात करी थी कि हमने वैदिक एज को 2 पीरियड में डिवाइड करा था, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक एज पीरियड। अभी हमें पता है कि जो हमारे वेद हैं इनको हम मेजरली 4 पार्टों में डिवाइड है। इसमें से जो आपका अर्ली वैदिक पेज पीरियड है उसमें एक वेद कंपाइल हुआ था, और बाकी जो आपका बचे हुए 3 वेद हैं वो आपके लेटर वैदिक पीरियड में कंपाइल हुए थे। इसमें जो पहला ओल्डेस्ट जो वेद है आपका ऋग्वेद, वो यहाँ पर कंपाइल हुआ था। बाकी बचे हुए 3 वेद आपके लेटर वैदिक एज में कंपाइल किए गए थे। तो हम पहले बात करेंगे ऋग्वेद की। जो ऋग्वेद है आपका एक तरह का ओल्डेस्ट टेक्स्ट है। ठीक है, इसको इट वॉज कंपाइल्ड अराउंड 1500 BC। 1500 BC के अराउंड इसको कंपाइल किया गया था। और जो वेद होता है इसका मतलब क्या होता है? अभी वेद क्या है? तो वेद मतलब होता है यहाँ पर नॉलेज। दे आर ओरली इनको पास किया जाता है। एशियन टाइम में जो वेद थे उनको ओरली पास किया जाता है। किसके पास थ्रू पास किया जाता? ओरल पास किया जाता था इनको। ठीक है, एक पर्सन बोलेगा और दूसरे पर्सन को ओरली ये पास किया जाता था। ठीक है, तो वेदों की बात करें तो सबसे बड़ा जो वेद होता है उसमें ऋग्वेद होता है। इसमें एक चीज़ कही गई थी, जो ऋग्वेद है इसकी स्टार्टिंग हुई थी लाइन किससे? अग्निमीले पुरोहितम, इस लाइन से ऋग्वेद भी स्टार्ट हुआ था। जो ऋग्वेद है टोटल 10 मंडलों में बटा हुआ है, और इसमें टोटल 1028 हाइम्स हैं। हाइम्स मतलब यहाँ पर हो गया मंत्र। तो ठीक है, 1028 यहाँ पर मंत्र हैं, और ये ओल्डेस्ट रिलीजन टेक्स्ट इसको कंसिडर किया जाता है। ऋग्वेद वैसे भी हमने बताया था कि ओल्डेस्ट टेक्स्ट में से एक है। ठीक है, इसके बाद इसमें बात करें तो इसके मंडल मतलब 2 से लेकर 7 मंडल
सबसे पहले बनाया गया था। ठीक है, 2 से 7 मंडल को सबसे पहले बनाया गया था, और मंडल, पहला मंडल, 9वां मंडल और 10वां मंडल इसको बाद में जोड़े गए थे। ठीक है, तो सबसे पहले 2 to 7 मंडल बनाए गए थे। उसके बाद फर्स्ट, देन 9th, देन 10th मंडल इसमें जोड़ा गया था। तो इसमें जो ये हाइम्स हैं, जो हाइम्स को बोलता है, मतलब मंत्र का जो उच्चारण करता है उसको होत्री के नाम से इसमें जाना जाता है। और जो गायत्री मंत्र है इसको मेंशन किया गया है आपके 3rd मंडल में। आपको गायत्री मंत्र के बारे में मेंशन किया गया है। ये जो गायत्री मंत्र लिखा था ये विश्वामित्र ने लिखा था। किसके लिए लिखा था? गॉड सावित्री के लिए ये लिखा गया था। ठीक है, और ऋग्वेद के 10वें मंडल की हम बात करें तो 10वें मंडल में हमको पुरुष सूक्ता के बारे में पता चलता है। अभी है तो पुरुष सूक्ता क्या होता है? सो पुरुष सूक्ता क्लासिफिकेशन करता है हमारी जो सोसाइटी है उसको, जैसे 4 भागों में बांटता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 4 पार्टों में ये क्लासिफाई करता है। और ये कहता है कि जो ये अलग अलग जो 4 कास्ट हैं इनमें डिवाइड किया था, ये अलग अलग ब्रह्मा जी के पार्ट से निकले गए हैं। जैसे कि माउथ से आपके ब्राह्मण निकले गए हैं, आर्म से क्षत्रिय, और थाई से वैश्य, और फीट से शूद्र आपके इनका जन्म हुआ है। तो ये कंसिडर करता है, और ये आपको दिया है 10वें मंडल में दिया गया है ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि देर इज़ नो टेम्पल हेयर फॉर ऑल रिचुअल परफॉर्म ओनली। यहाँ पर ऋग्वेद में ऐसा कोई भी चीज़ मेंशन नहीं की गई आपको जो रिचुअल आप परफॉर्म करते हैं उनके लिए टेम्पल की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जितने भी रिचुअल परफॉर्म किए जाते थे वो सारे ओपनली परफॉर्म किए जाते थे। ठीक है, और अब जिन डिटीज़ का यहाँ पर पूजन किया जाता था उसमें जैसे इंद्र का पूजन किया जाता था, अग्नि का पूजन किया जाता था, उसके साथ साथ यहाँ पर विष्णु का पूजन और वरुण का यहाँ पर पूजन किया जाता है। अगर हम फीमेल डिटीज़ की बात करें उसमें अदिति हो गई और उषा हो गई, इनका यहाँ पर पूजन किया जाता था। ठीक है, और इसमें ऋग्वेद जो इसमें वेद मैंने कहा था 9th मंडल यहाँ पर बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, तो 9th मंडल में जो बाद में जोड़ा गया था उसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि इस जो है इसमें लॉर्ड सोमा के बारे में मेंशन किया गया है। किसके बारे में? 9th मंडल में लॉर्ड सोमा, इसको हम लॉर्ड्स ऑफ प्लांट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी टोटल इन्फॉर्मेशन है ऋग्वेद के बारे में। इसके बाद आगे बढ़े तो जो 3 जो अलग वेद थे जो लेटर वैदिक पीरियड में कंपाइल किया था उसमें सामवेद हो गया, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसको हम अभी बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्ली वैदिक एज की के बारे में ही बात करते हैं। सो अर्ली वैदिक एज मेंशन ऑफ इस यहाँ पर इन दोनों का मेंशन मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पर अर्ली वैदिक एज में आपको सप्त सिंधु का मेंशन मिलेगा, और यहाँ पर जो फैमिली वॉज डिवाइडेड इनटू लार्ज ग्रुप कॉल्ड विश और क्लैन। तो इन केस में फैमिली यहाँ पर डिवाइड की जाती है। ठीक है, उसके बाद इसमें सोसाइटी का भी डिवीजन होता है अर्ली वैदिक एज में। अब इन सोसाइटी में जैसे कि सोसाइटी 4 पार्टों में डिवाइड की गई थी, जैसे हमने आपको बताया। जैसे वर्ण में 4 पार्टों में डिवाइड की, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, तो यहाँ पर ये था कि जो यहाँ पर जो डिवीजन होता था वो हेरिडिटरी बेसिस पर नहीं होता था, बल्कि उनके प्रोफेशन के बेसिस पे होता था। मतलब कि ब्राह्मण का बेटा हमेशा यहाँ पर ब्राह्मण नहीं होगा, वो जो काम कर रहा है उसके बेसिस पर हम उसके कास्ट को यहाँ पर डिवाइड करते थे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो कंडीशन थी, वुमेन की जो कंडीशन थी और महिलाओं की जो कंडीशन थी इस सोसाइटी में, वो भी एक गुड कंडीशन थी। ठीक है, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे हम अभी यहाँ पर लेटर वैदिक एज की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो वुमेन की जो महिलाओं की कंडीशन थी वो धीरे धीरे करके और बद से बदतर होती गई। यहाँ पर जो सबसे धनवान व्यक्ति मानता था वो गोमत को मानता था। गोमत मतलब जिसके पास जितनी ज़्यादा गाय होती थी उसको उतना ज़्यादा धनवान कंसिडर किया जाता था। तो इस तरीके की यहाँ पर सोसाइटी थी। अब एक यहाँ पर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट नोट करें कि ऋग्वेद। सो ऋग्वेद में आपको एक बैटल के बारे में बताता है, बैटल ऑफ 10 किंग। ये शायद ऋग्वेद के 7th मंडल में, हाँ 7th मंडल में ये मेंशन किया गया है, बैटल ऑफ 10 किंग, जिसे हम 10 राजन युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो बैटल था ये बैटल बिटवीन थे आपके भारत ट्राइब और 10 किंग्स के बीच। ठीक है, ये इनका बैटल था। इसे 10 राजन युद्ध के नाम से जानता है, जिसको भारत ट्राइब ने जीता था। और ये जो बैटल था 10 राजन युद्ध या बैटल ऑफ 10 किंग्स, ये आपके पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया था। पुरुषनी नदी रावी नदी का एशियन नेम है। ठीक हो गया। अब मूव करते हैं दोबारा सोसाइटी पर ही।
सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पर चाइल्ड मैरिज वर नॉट प्रिविलेंट, चाइल्ड मैरिज यहाँ पर प्रिविलेंट नहीं थी। विडो रीमैरिज अलाउड था यहाँ पर, विडो रीमैरिज यहाँ पर अलाउड था, जिसे हम सोसाइटी में विडो न्यू मैरिज अलाउड था, जिसे हम नियोजना नियोग्या नियोग्या के नाम से जानते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो सोसाइटी थी वो वुमेन की कंडीशन, जो महिलाओं की कंडीशन थी वो अच्छी थी। तो इस तरह की यहाँ पर क्या थी, सोसाइटी थी। उसके बाद कुछ पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी यहाँ पर कुछ खास देखने को, जैसे यहाँ पर इलेक्टिव मोनार्की होती है। इलेक्टिव मोनार्की मतलब हेरिडिटरी इज नॉट नेसेसरी, हेरिडिटी यहाँ पर कोई नेसेसरी थी। जो मोनार्की जो राजा चुनते थे वो चुने जाते थे, यहाँ पर चुने जाते राजा थे। और यहाँ पर दो कम्युनिटी का फॉर्म होता है, जैसे सभा और समिति। ये दो कम्युनिटी होती है। सभा में आपके कम्युनिटी ऑफ प्रिविलेज कम्युनिटी होती थी, और जो समिति थी वो कॉमन पीपल की कम्युनिटी होती थी। ठीक है, तो इसमें दो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये दोनों, दैट इज सभा कम्युनिटी और समिति कम्युनिटी में महिलाओं का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता था आपका अर्ली वैदिक एज में। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर महिलाओं का पार्टिसिपेशन धीरे धीरे कम होता जाता है। उसके बाद एक विधियाता कम्युनिटी थी जो रिलीजन पर्पस के लिए बनाई गई थी। और इसमें एक आता है जो रैंकिंग ऑफिशियल की हम बात करें तो उसमें जैसे पुरोहित, सेनानी, ग्रामीणी, ये इनके ऑफिशियल रैंकिंग थे। पुरोहित मतलब जो वहाँ का प्रीस्ट होगा, मतलब एक तो राजगुरु जो होगा, मतलब जो राज पंडित होगा उसे हम पुरोहित कह देंगे। सेनानी उसमें आर्मी का जो चीफ होगा, ये सॉरी सी है, सी जो आर्मी चीफ होगा वो आपका सेनानी हो गया। जो विलेज का हेड होगा उसको हम ग्रामीणी कहते हैं। ठीक है, और मैंने पहली बताया था जैसे ऋग्वेद में आपको कोई भी टेम्पल का जिक्र नहीं मिलता। सारे के सारे जो रिचुअल परफॉर्म करते हैं तो वो ओपन ही परफॉर्म करते थे। तो इस सोसाइटी में, डेट इज अर्ली वैदिक जो एज है, उस सोसाइटी में भी कोई भी ऐसा टेम्पल का फॉर्मेशन नहीं था। ये नेचर की वर्शिप करते थे, और एनिमल, नो एनिमल वर्शिप, कोई भी एनिमल की यहाँ पर वर्शिप नहीं की जाती थी, जबकि नेचर की वर्शिप की जाती है। जैसे हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में एनिमल्स की वर्शिप की जाती थी। तो यहाँ पर हम नेचर की वर्शिप करते हैं। जैसे आप डिग्निटी जो डीटीज थे यहाँ पर, उसमें हम जैसे इंद्र का बात करते हैं, पृथ्वी, अग्नि, सोम, वायु, रुद्र, अदिति, सावित्री। तो ये जितने भी हैं ये आपके एक तरह की जो आपके नेचर से रिलेटेड यहाँ पर डीटीज थे। अब जैसे जैसे हम आपका लेटर वैदिक पीरियड की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो हम देखेंगे कि डिटीज यहाँ पर इनको चेंज करके आप डायरेक्ट लॉर्ड शिवा, लॉर्ड विष्णु पर हमने यहाँ पर उनकी वर्शिप करनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो ये था आपका लेटर अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में। हम नेक्स्ट मूव करते हैं हम लेटर वैदिक पीरियड में। तो लेटर वैदिक पीरियड में जैसे मैंने बोला था, तीन जो रेस्ट 3 वेद थे उनका कंपाइलेशन हुआ था, जिसमें आपका सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद होता है। तो सामवेद के बारे में बोलते हैं तो इट इज़ द ओल्डेस्ट बुक ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक की सबसे पुरानी किताबों में से ये कंसिडर किया जाती। इसमें जो हाइम्स थे वो 1875 इसमें हाइम्स के गए थे। इसके टोटल 6 अध्यायों में बांटा गया था, और इसे ही हम ओरिजिन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का ओरिजिन भी हम सामवेद को कंसिडर करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद को इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसको 2 सेक्शन में डिवाइड किया था, एक शुक्ल एक कृष्ण। शुक्ल को हम वाइट और कृष्ण को हम ब्लैक कंसिडर करते हैं। इसमें कलेक्शन है उन मंत्राओं का, उन हाइम्स का जो कि रिचुअल और सेक्रीफाइस के लिए परफॉर्म किए जाते थे। इसमें टोटल 1975 हाइम्स हैं और 14 अध्यायों में बांटा गया है। अब जैसे यहाँ पर 2 सेक्शन डिवाइड है, व्हाइट और ब्लैक। जो ब्लैक था वो ब्लैक मैजिक के लिए फेमस था, और जो वाइट है वो जो नॉर्मल रिचुअल्स होते हैं उनके लिए फेमस होता है। और ब्लैक जो था वो ब्लैक रिचुअल्स, जो ब्लैक मैजिक के लिए रिचुअल परफॉर्म करते थे, वो यहाँ पर क्या था, उनका कंपाइलेशन इस ब्लैक वाले में किया गया था। ना मूव करते थे नेक्स्ट वाले में। तो नेक्स्ट में आपका आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद को हम वेद ऑफ मैजिक फॉर्मूलाज के नाम से जानते हैं। ये जो इसमें वो सारे हाइम्स हैं जो कि डील करते हैं इविल स्पिरिट्स के लिए और डिजीज के लिए। जैसे इविल स्पिरिट को कैसे भगाना और डिजीजेस को कैसे कम करना, उसके रिलेटेड यहाँ पर मंत्र आपको देखने को मिलेंगे। ये टोटल 20 खंडों में डिवाइड है, और इसमें टोटल 730 मंत्रों को कंपाइल किया गया है। और अथर्ववेद की बात करें तो जैसे इसमें सत्यमेव जयते एक लाइन जो है इसी उपनिषद से इसी के 20 उपनिषदों में से ली गई है। और इसमें एक लाइन है, जैसे वॉर बिगेन इन द माइंड। ये जो लाइन है ये भी अथर्ववेद से ली गई है।
ठीक है, इसको अगर हम बात करें इसके बारे में, इनकी ये सब क्या थे आपके लेटर वैदिक एज में कंपाइल किए गए थे। अब जैसे हम पहले ही बता चुके हैं कि जो आपका 3 वेद थे, जो लास्ट के 3 वेद हमने बात करें अभी, वो आपके लेटर वैदिक एज में कंपाइल किए गए थे। ऋग्वेद आपका अर्ली वैदिक पीरियड में कंपाइल किया था, बाकी रेस्ट ऑफ 3 आर कंपाइल इन लेटर वैदिक पीरियड। यहाँ पर आश्रम हमने जगह पनपने लगे थे, दान दक्षिणा यहाँ पर स्टार्ट हो गई थी, और विष्णु रुद्र ये जो डीटीज थे इनकी जो सोसाइटी में इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ने लगी। ठीक है, तो जैसे हमने पहले कहा था, पहले वाले जो लेटर अर्ली वैदिक पीरियड में था वहाँ पर दान दक्षिणा नाम की कोई चीज़ नहीं हो गई, पर यहाँ पर ये धीरे धीरे स्टार्ट होने लग गई। विष्णु और रुद्र जैसे जैसे भगवान विष्णु, भगवान लॉर्ड रुद्र नाम से ये जो ज़्यादा डीटीज आने लग गए, तो ये इनका इम्पोर्टेंस सोसाइटी में ज़्यादा बढ़ने लगा। ठीक है, और यही सब चीज़ें बाद में जाके हम टोटली कह सकते हैं कि जो लेटर वैदिक पीरियड है उसमें जो आपकी ब्राह्मण कैटेगरी की जो कास्ट थी उनका डोमिनेंस थोड़ा ज़्यादा होने लगा। ठीक, अब पॉलिटी की बात करें तो यहाँ पर इसमें पॉलिटी क्या थी, वही सभा समिति बाली 3 में डिवाइड था, सभा समिति और बाली। यहाँ पर क्या था, जो पॉलिटिकल गवर्नेंस थी वो ज़्यादा सेंट्रलाइज हो गई थी। जैसे वहाँ पर जो इलेक्टेड गवर्नेंस मोनार्की होती थी, पर यहाँ पर सेंट्रलाइज होने लग गई। यहाँ पर सभा में ब्राह्मण्स का डोमिनेंट होने लग गया। समिति में कम्युनिटी ऑफ, वहाँ पर प्रिविलेज पीपल था, पर यहाँ पर ब्राह्मणों का डोमिनेंट होने लग गया। और यहाँ पर इन तीनों कैटेगरी में वुमेन का इम्पोर्टेंट रोल हुआ करता था अर्ली पीरियड में, पर यहाँ पर आके इनका रोल्स ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, सोसाइटी को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, जैसा अर्ली पीरियड में डिवाइड किया था। और यहाँ पर महिलाओं की कंडीशन ख़राब होने लग गई, और जो 4 कास्ट में हमने डिवाइड करी थी कम्युनिटी को, वो और ज़्यादा क्या होने लग गई, रिजिड होने लग गई, और ज़्यादा रिजिड होने लग गई यहाँ पर कंडीशन। और यहाँ पर गोत्र का सिस्टम भी उभर के आने लग गया। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है वर्ण सिस्टम बिकम मोर रिजिड, तो कास्ट सिस्टम को ज़्यादा रिजिड कर दिया, गोत्र सिस्टम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरह की चेंजेस होने लग गई सोसाइटी में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आश्रम, जैसे मैंने कहा था आश्रम स्टैब्लिश होने लग गए थे। तो इसमें जैसे ब्रह्मचार्य, गृहस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 तरह के आश्रम यहाँ पर स्टैब्लिश हो गए थे। और धीरे धीरे करके अदर गॉड भी यहाँ पर इमर्ज होने लग गए थे। इमर्ज से मैं नहीं कहूँगा कि अलग अलग गॉडों के यहाँ पर पूजा करनी इन्होंने स्टार्ट कर दी गई थी। और मैरिजेस की बात करें तो यहाँ पर जैसे हम अर्ली वैदिक में बात करें तो वहाँ विडो रीमैरिज जैसे प्रोहिबिटेड नहीं थी, वो करी जाती थी विडो रीमैरिज, पर यहाँ पर प्रोहिबिटेड करने होने लग गई, विडो को रीमैरिज को यहाँ पर प्रोहिबिटेड हो गया। ठीक है, तो ये आपके मेन डिफरेंस है लेटर वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड में। तो सीधे सीधे कंपाइल करेंगे हम, द मेजर डिफरेंस को हम कंपाइल करेंगे लेटर वैदिक और अर्ली वैदिक में। तो अर्ली वैदिक में जो था सोसाइटी में 4 पार्ट में तो डिवाइड थी, बट वो हेरिडिटरी नेचर नहीं थी, बल्कि प्रोफेशन के बेस में थी। बाकी हम लेटर वैदिक पीरियड की बात करें तो जो सोसाइटी थी वो हेरिडिटरी नेचर कर दी गई। अर्ली वैदिक पीरियड में केवल एक ऋग्वेद का कंपाइलेशन हुआ था, बल्कि लेटर वैदिक पीरियड में जो रेस्ट 3 वेद है उसका कंपाइलेशन हुआ था। लेटर वैदिक एज में आपका दान दक्षिणा स्टार्ट हो गई थी, बट जो अर्ली वैदिक पीरियड है वहाँ पर इतना कुछ प्रोमिनेंट ये दान दक्षिणा का हुआ नहीं था। और तो हम डीटीज की भी बात करें तो अर्ली में हम जो नेचुरल फिनोमिना होता है या नेचर की पूजा करते थे। अब लेटर वैदिक काल में हम विष्णु, रुद्र और अलग अलग हम जो डीटीज थी उन पर उनका इम्पोर्टेंस यहाँ पर ज़्यादा बढ़ने लगा। ठीक है, और वैसे ही समिति और सभा समिति यहाँ पर भी होती थी और वहाँ पर भी होती थी, बट यहाँ पर यह है कि यहाँ पर सभा में ब्राह्मण कास्ट के लोगों का ज़्यादा डोमिनेंस होने लगा, बल्कि वहाँ पर नहीं था, वहाँ पर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी थी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो इस कंडीशन में जो सोसाइटी थी, इस सोसाइटी में जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन था वो
कंडीशन बहुत कम कर दी गई, मतलब और ख़राब होती गई कंडीशन। यहाँ तक कि देखा जाए तो आपका अर्ली वैदिक पीरियड में सभा समिति में महिलाओं का पार्टिसिपेशन था, महिलाओं के लिए भी जगह थी। बट जब हम यहाँ आते हैं लेटर वैदिक पीरियड में, यहाँ पर महिलाओं के लिए कोई भी प्लेस नहीं दिया गया था सभा और समिति में। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस थे आपका लेटर एज और आपका लेटर और अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में। ठीक है, तो ये वीडियो हमने यहीं तक ही रखते हैं। हमने इसमें बात करी आपकी वैदिक एज के बारे में। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में। ठीक है, तो मिलता है अगली वीडियो में। धन्यवाद।